चलिए स्टार्ट करें। क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? एलिलोपैथी है। टर्म एलिलोपैथी किसने दिया था? हैंस मॉलिस ने। हैंस मॉलिस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर। हैंस मॉलिस ने जो एलिलोपैथी टर्म दिया था वो कब दिया था? 1910। एलिलोपैथी किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है। एलिलोपैथी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के बेसिस पे हमने कहा था कि इंटर स्पेसिफिक होता है और इंट्रा स्पेसिफिक होता है। इंट्रा स्पेसिफिक का और दूसरा नाम क्या है? ऑटोटॉक्सी। और क्या बोल सकते हैं इसको? ऑटो एलिलोपैथी भी बोल सकते हैं ना। इंटर स्पेसिफिक को हम क्या बोल सकते हैं? एलिलोपैथी बोल सकते हैं या फिर टिलोटॉक्सी कहा जा सकता है। ठीक है। इंटर स्पेसिफिक यानी दो स्पीसीज के बीच में जो है एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या है? केवल एक ही स्पीसीज के अंदर, विद इन स्पीसीज के प्लांट्स के बीच में, जैसे पार्थिनियम स्टेरोफेरस है तो उसका इफेक्ट उसी के ऊपर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा एलिलोपैथी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और, आपका डोरमेंसी से रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर हम बात करते हैं। डोरमेंसी। डोरमेंसी किसी ने नाम सुना है? आप लोगों को सीड टेक्नोलॉजी पढ़ा दिया गया है मेरे ख्याल से, और डोरमेंसी भी आपको क्लियर होगा। डोरमेंसी क्या है, कोई बताएगा? फेवरेबल एनवायरनमेंट होने पर भी सीड जो है जर्मिनेट। आप मुझे बताइए कि जो फेवरेबल एनवायरनमेंट आपने कहा सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हुआ, क्या सीड के वाइबल सीड था या फिर वो सीड वाइबल नहीं था? वाइबल, यानी सीड वाइबल होने के बाद भी, फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी जर्मिनेट नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। जैसे मान लो विष्णु ही है, ठीक है। अब इसके अंदर कैपेसिटी की ये कुछ भी कर सकता है, पीजी में फर्स्ट रैंक पे लगा सकता है, लेकिन इसको अपने आप पर विश्वास नहीं है। फेवरेबल कंडीशन भी मिल रही है, ठीक है, ये वाइबल भी है, लेकिन ये रैंक नहीं लगा पाए माना कि, तो ये क्या होगा? डोरमेंसी में है। ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी हम वीड की बात करते हैं तो वीड के अंदर डोरमेंसी वर्ड आता है। सीड नॉट जर्मिनेट इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल फेवरेबल कंडीशन। बिल्कुल नहीं, दियाराम वाइबल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डोरमेंसी को, कुछ पॉइंट्स जो है इसके बारे में जानते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं चलो पूरा इसको, डोरमेंसी क्या है। मान लीजिए जैसे कोई सीड है, इस सीड की हमने जो है क्या किया है? सोविंग की है। क्या किया है? सोविंग किया है। अब आप सभी जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर सीड को जब हम सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो इस सीड के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी भी सीड का जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट, या हिंदी में कहें तो बीजावरण कहा जाता है। ठीक है। पर्टिकुलर सीड का जर्मिनेशन होने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और उन तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है? मॉइस्चर है, एयर है और टेम्परेचर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो कौन सा है? मॉइस्चर है। आपको यह भी पता है कि हमने मॉइस्चर को इंपॉर्टेंट क्यों कहा, कि जब तक मॉइस्चर सीड के अंदर नहीं जाएगा तब तक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टोरेज स्टार्च है, उसको कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, फैट्स है तो उनको फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन है तो उसको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड जो है वो एक्टिव होता है। जिब्रेलिक एसिड एक्टिवेट होने के साथ साथ यहाँ पर जो माल्टोज शुगर है वो क्या होती है? एक्टिवेट होती है। उसके बाद सीड के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके अंदर दो पार्ट निकलते हैं, एक नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला होता है। नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल बोलते हैं जो आगे जाकर रूट में तब्दील होता है। ऊपर वाले पार्ट को प्लूमल बोलते हैं जो आपके शूट में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है? शूट, नॉट स्टेम। क्या बोल रहे हैं हम? शूट। शूट क्या होता है कि सोइल सरफेस से अपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? शूट। लोअर वाला पार्ट क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। ये चीज क्लियर है? मान लीजिए आपने सारी फेवरेबल कंडीशन दी और एक सीड की आपने सोविंग किया है, लेकिन सोविंग करने के बाद भी ये सीड कैसा था? वाइबल था, और ये जर्मिनेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। तो डोरमेंसी क्या हुआ? एक कंडीशन हुई। अभी क्या बोला हमने? एक कंडीशन है या एक स्टेट है। अ कंडीशन और स्टेट ऑफ अ वाइबल सीड टू फेल द जर्मिनेट। ठीक है, ये किससे फेल हो गया? जर्मिनेट होने के लिए फेल हो गया, इवन प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन। किसी पर्टिकुलर वाइबल सीड के लिए जर्मिनेशन की फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने पर भी अगर वो जर्मिनेशन होने के या जर्मिनेट होने के लिए फेल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। अब यहां पर ये जो डोरमेंसी आई है, सीड हमारा वाइबल था, लेकिन ऐसे क्या रीजन रहे जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हुआ? तो जब भी हम पर्टिकुलर सीड की बात करते हैं तो सीड के अंदर हो सकता है कि उसका जो हार्ड जो कोट है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट है, वो सीड कोट कैसा हो?
हार्ड हो। कैसा हो? हार्ड हो। जब हार्ड सीड कोट होगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा? सीड के अंदर वाइबिलिटी है कि ये जर्मिनेट हो सकता है, लेकिन सीड कोट कैसा इसका? हार्ड है। उस केस में क्या होगा? हार्ड सीड कोट होगा तो कोई भी आपका गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेशन से पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? मॉइस्चर है। हार्ड सीड कोट होगा तो एक बैरियर का काम करेगा वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे। पहला केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सीड के अंदर आपने एम्ब्रियो नाम सुना होगा। एम्ब्रियो यानी रूडिमेंट्री एम्ब्रियो, यानी इनएक्टिवेट एम्ब्रियो है, ठीक है, या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो है। तो सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है कि सीड के अंदर जो है इंटरनल जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है? थोड़ी सी डैमेज है, मान लीजिए, इस वजह से भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। पहला चीज क्लियर है। मान लीजिए कोई सीड है और सीड के अंदर वाइबिलिटी भी अच्छी है, यानी ये सीड कोट भी हार्ड नहीं है, एम्ब्रियो भी मैच्योर है। आपने जैसे इसका सोविंग किया, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश ज्यादा होने की वजह से आपका पूरा फील्ड जो है वो क्या हो गया? वाटर लोगेड हो गया। क्या हो गया? वाटर लोगेड हो गया। और वाटर लोगेड कंडीशन के अंदर क्या खत्म हो जाता है? ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, एरेशन नहीं मिलेगा। एरेशन नहीं मिलेगा तो ये सीड जो है जर्मिनेशन से फेल हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हुआ? डोरमेंसी स्टेट हुआ। क्लियर है? या ड्रोट कंडीशन आ गई, पूरा मॉइस्चर जो है खत्म हो गया, तो उस केस में जो वाइबल सीड था वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर है? मान लीजिए कि आपकी न तो वाटर लोगेड कंडीशन है, न ड्रोट कंडीशन है, आपने सीड का सोविंग किया, लेकिन सीड का जब आपने सोविंग किया तो मान लीजिए सरफेस सोइल पर न कर आपने कहा कर दिया सब सरफेस जोन में, ठीक है, बड़ी डेप्थ में कर दिया। एक बड़ा एग्जांपल लेंगे इसका, मारवाड़ के अंदर जो है बाड़मेर और जैसलमेर का एक एग्जांपल है, उसको हम समझेंगे। मतलब क्या होता है जब हम फॉल्टी टिलेज ऑपरेशन करते हैं, गलत तरीके से टिलेज ऑपरेशन करते हैं। गलत तरीके से मतलब क्या है? जब हम सीड ड्रिल को ज्यादा डेप्थ पर चला देंगे तो सीड जब डीपर डेप्थ पर चला जाएगा तो वो उसका प्ल्यूमल जो है इतना फोर्स नहीं रखता है कि वो सोइल को जो है पुट फोर्थ कर सके, उसको ब्रेक कर सके। तो उस कंडीशन के अंदर वो सीड जो है जर्मिनेट हो गया है लेकिन अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाया है, ठीक है। तो उस केस में भी ये हो सकता है। या फिर सीड जब डीपर डेप्थ पर होगा तो उसके लिए लाइट नहीं मिलेगी, डार्कनेस रहेगा, तो इस वजह से भी वो जर्मिनेट होने के लिए फेल हो जाएगा। तो तीन तरीके से हम डोरमेंसी को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात किया डोरमेंसी क्या है। डोरमेंसी की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? एक स्टेट है। क्या है? स्टेट, या फिर हम इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंडीशन। स्टेट और कंडीशन ऑफ कौन सा सीड? वाइबल सीड। स्टेट और कंडीशन ऑफ अ वाइबल सीड टू फेल germination even providing favorable condition even providing favorable condition। इसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी कहा जाता है, ठीक है। कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? फेवरेबल। याद रहेगा सीड कैसा होता है आपका? वाइबल, ठीक है। टू फेल टू जर्मिनेट, यहां पर सही रहेगा, फेल टू जर्मिनेट, ठीक है। डोरमेंसी के टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स। इसके टाइप्स में फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे इन्नेट डोरमेंसी। क्या पढ़ेंगे? इन्नेट डोरमेंसी। इन्नेट डोरमेंसी को जो है कई नाम से जाना जाता है। इन्नेट डोरमेंसी, नो वन एज इन्नेट है यानी आंतरिक है। इन्नेट है यानी हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका? इनहेरेंट डोरमेंसी। क्या है? इनहेरेंट डोरमेंसी। और इनहेरेंट जो चीज होती है डोरमेंसी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स क्या है? एक इनहेरेंट है, ठीक है। कोई भी अगर चीज इनहेरेंट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक भी बोल सकते हैं। यानी ये कौन सी डोरमेंसी हो जाएगी? जेनेटिक डोरमेंसी। कौन सी हो जाएगी? जेनेटिक डोरमेंसी। या इसको हम बोल देंगे प्राइमरी डोरमेंसी। क्या बोल देंगे? प्राइमरी डोरमेंसी। और ये जो है डोरमेंसी ये सीड के अंदर नेचुरल है, तो इस वजह से इसको क्या बोल देंगे? नेचुरल डोरमेंसी। क्या बोल देंगे? नेचुरल डोरमेंसी। ये चीज क्लियर हुआ। इन्नेट डोरमेंसी का क्या क्या नाम हो सकता है? इनहेरेंट कोई जेनेटिक यानी प्राइमरी यानी नेचुरल डोरमेंसी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में इन्नेट यानी सीड के अंदर ही क्या है? कुछ खराबी है, तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है सीड के अंदर जो सीड कोट है वो कैसा है? हार्ड सीड कोट की वजह से। किसकी वजह से? हार्ड सीड कोट की वजह से। या फिर ड्यू टू द रूडिमेंट्री एम्ब्रियो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इमेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है।
आप मुझे बताइए कि इन दोनों के अंदर जो है कौन सा फैक्टर ऐसा है जो एक्सटर्नल है और कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इंटरनल है इननेट डोरमेंसी के अंदर। सीड कोट एक्सटर्नल पार्ट है या इंटरनल पार्ट है? एक्सटर्नल पार्ट है। कौन सा है? एक्सटर्नल पार्ट। तो सीड कोट की वजह से यदि प्राइमरी डोरमेंसी होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस। क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस डोरमेंसी। क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस डोरमेंसी। रूडिमेंट्री या इमेच्योर एम्ब्रियो जो है वो आपका इंटरनल है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इंडोजीनस डोरमेंसी। क्या बोला जाएगा? इंडोजीनस डोरमेंसी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सोजीनस डोरमेंसी और इंडोजीनस डोरमेंसी किसके पार्ट है? इननेट डोरमेंसी। इननेट मतलब सीड की वजह से, सीड के मतलब हार्ड सीड कोट हो सकता है या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो हो सकता है। एम्ब्रियो क्या है? इंटरनल पार्ट है। सीड कोट क्या है? आउटर पार्ट है। जो आउटर होता है उसके लिए हम एक्सो वर्ड यूज करते हैं, जो इंटरनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडो बोलते हैं। जीनस, जीनस यानी कहीं ना कहीं जेनेटिक को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखना है जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पी से याद रखना है पोलिगोनम, पोलिगोनम स्पीसीज। जैसे याद रखना है जेंकस स्पीसीज, जेंकस स्पीसीज। ई से याद रखना है इलोकार्पिस स्पीसीज, इलोकार्पस स्पीसीज। ठीक है, इधर याद रखना है 6 सेटारिया, आइपोमिया एंड जेंथियम। ठीक है, एक को याद रखना है इंडियन राइस ग्रास, जिसका नाम है ओराइजोप्सिस, ओराइजोप्सिस हाइमेनोइडस, ओराइजोप्सिस हाइमेनोइडस। एक और याद रखना है आपको वाइल्ड मस्टर्ड, इनके अंदर बोथ। एक बार सामने देखना बोर्ड पर। फर्स्ट हमने बात किया है इननेट डोरमेंसी को। इननेट यानी उस सीड के अंदर है, मींस इनहेरेंट, जेनेटिक, प्राइमरी या नेचुरल डोरमेंसी। चारों चीजें क्लियर है। सीड की बात करें तो सीड के अंदर हार्ड सीड कोट की वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोजीनस डोरमेंसी। किसका एक पार्ट है? इननेट डोरमेंसी का। एग्जाम्पल अगर आपको याद हो जाए, अगर याद हो जाए तो याद रखना है कौन कौन सा है? पीजे, पजे, है ना? पजे यानी पी का मतलब पोलिगोनम, जे का मतलब जेंकस और ई का मतलब इलोकार्पस स्पीसीज। याद हो जाए तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में इंडोजीनस डोरमेंसी के अंदर, इंडोजीनस किसकी वजह से? इमेच्योर एम्ब्रियो या फिर रूडिमेंट्री एम्ब्रियो की वजह से जो होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंडोजीनस। 6 यानी सेटारिया, आइपोमिया और जेंथियम। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको दो नाम लिखे, एक इंडियन राइस ग्रास है जिसको क्या बोलते हैं? ओराइजोप्सिस हाइमेनोइडस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओराइजोप्सिस हाइमेनोइडस। सेकंड क्या आपका? वाइल्ड मस्टर्ड। इन दोनों के अंदर बोथ लिखा है। बोथ का मतलब क्या है कि आपका इंडोजीनस भी और आपका एक्सोजीनस है। क्लियर है? अगर पूछा जाए इंडोजीनस और एक्सोजीनस इननेट डोरमेंसी किसके अंदर पाई जाती है, तो इंडियन राइस ग्रास के अंदर और वाइल्ड मस्टर्ड के अंदर। पीजी लेवल पर आपसे जो है वो स्पेसिफाई नहीं पूछेगा कि एक्सोजीनस का क्या है, इंडोजीनस का क्या है, लेकिन आप डब्ल्यूओ की तैयारी करते हैं, आगे कभी भी याद हो जाए थोड़ी सी चीजें, आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सेकेंड हम बात करते हैं, एक साथ लिख लेना। सेकेंड हम बात करते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी। कौन सा है? इंड्यूस्ड डोरमेंसी। और इंड्यूस्ड डोरमेंसी नोन एज सेकेंडरी डोरमेंसी। क्या बोला जाता है इसको? सेकेंडरी डोरमेंसी। अब ये सेकेंडरी डोरमेंसी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द सडन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे? चेंज इन ऑक्सीजन concentration due to water loop, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉट कंडीशन की वजह से। ठीक, एक बार आप इसको बस याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका ब्लैक मस्टर्ड।
ब्लैक मस्टर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रासिका नाइग्रा। क्या बोला जाता है, ब्रासिका नाइग्रा। एन जो है यहाँ पर स्मॉल होगा, ब्रासिका नाइग्रा। ठीक है, देखिए सेकेंडरी डोरमेंसी की अगर हम बात करें तो किसको बोल रहे हैं, इंड्यूस डोरमेंसी। कौन सी डोरमेंसी को, इंड्यूस डोरमेंसी। इंड्यूस डोरमेंसी को क्या कहा जा रहा है, सेकेंडरी डोरमेंसी कहा जाता है, ड्यू टू सडन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। किसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन जो है वो किसका एक पार्ट है, फिजियोलॉजी का एक पार्ट है। क्यों हमने फिजियोलॉजी का एक पार्ट बोला, कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होती है तो उस सीड के अंदर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होने वाला था वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये सब किसके अंदर आता है, फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किसकी वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से या ड्रोट कंडीशन की वजह से, जो भी चीज हम कहें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। और इंड्यूस्ड डोरमेंसी का क्या एग्जांपल है, ब्लैक मस्टर्ड, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रासिका नाइग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रासिका नाइग्रा बोलते हैं। पूरा हम देखेंगे, ब्लैक मस्टर्ड क्या है आपका, ब्राउन मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड और रेपसीड भी दोनों अलग अलग होते हैं, उनका भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सेकेंडरी डोरमेंसी के अंदर आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। इसके बाद थर्ड आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड उसको हम बोलते हैं एनफोर्स्ड डोरमेंसी। क्या बोलते हैं, एनफोर्स्ड डोरमेंसी। एनफोर्स्ड डोरमेंसी, अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इज ड्यू टू द फॉल्टी टिलेज ऑपरेशन और डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड, और डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड। ठीक, यहां पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के अंदर आपको याद रखना है लक्सर। लक्सर के अंदर एल का मतलब है लेट्यूस स्पीसीज, जेंथियम स्पीसीज, और आर का मतलब है रोमैक्स स्पीसीज। ठीक, एक बार आप यहां पर देखना एनफोर्स्ड डोरमेंसी, बच्चों एक बार देखना एनफोर्स्ड डोरमेंसी। एनफोर्स्ड डोरमेंसी इज ड्यू टू द फॉल्टी टिलेज ऑपरेशन। किसकी वजह से, फॉल्टी टिलेज ऑपरेशन। फॉल्टी मतलब गलत तरीके से हमने क्या किया है, टिलेज ऑपरेशन किया है। सेकंड है डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड, कहीं ना कहीं दोनों वर्ड एक ही है। फॉल्टी टिलेज ऑपरेशन, सीड ड्रिल जो है वो किसका एक पार्ट है, सोविंग का एक पार्ट है। और सोविंग ऑपरेशन कौन से टिलेज ऑपरेशन में आते हैं, सेकेंडरी के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी टिलेज यानी वो भी क्या है, हमारा टिलेज का एक पार्ट है, सीड ड्रिल। ठीक है, तो हमने कहा डीपर प्लेसमेंट या फॉल्टी टिलेज ऑपरेशन की वजह से होता क्या है, एक बार आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए जैसे कि ये सोइल सरफेस है, ठीक है, और जैसे पर्टिकुलर जैसे बाजरे की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर की डेप्थ पर हमें क्या करना चाहिए, पल्मलेट की सोविंग करना चाहिए। जिन जो माइनर सीड होते हैं जैसे टोबैको है, तो टोबैको और सिसम का जो है 1 to 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पर हमें करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, सीड की साइज की बेसिस पर। किसके बेसिस पे, सीड की साइज। अब सीड की साइज का डेप्थ से क्या रिलेशन है, सीड की साइज का डेप्थ से क्या रिलेशन है, हम कह रहे हैं कि जैसे जितनी ज्यादा सीड की साइज होती जाएगी उसकी डेप्थ जो है उतनी ही बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या, देखिए अगर सीड की साइज जो है, डायमीटर अगर सीड का ज्यादा होगा तो उसके अंदर फूड स्टोरेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और फूड स्टोरेज ज्यादा है, मान लीजिए आपने एक सीड था जिसकी साइज जो है छोटी है, एक सीड था जिसकी साइज आपने बड़ी है, तो क्या होगा कि छोटा सीड जो है इसके अंदर फूड स्टोरेज कम है। फूड स्टोरेज कम है तो जैसे ही मान लीजिए एक्टिवेट होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो कुछ दिन बाद इसका फूड स्टोरेज खत्म हो जाएगा। अगर ये सोइल सरफेस को पुट फोर्थ नहीं कर पाया, इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये किल हो जाएगा। किल क्यों होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। समझ में आया, मान लीजिए कोई सीड है जिसके अंदर फूड स्टोरेज ज्यादा है तो उसके साइज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब डायमीटर ज्यादा है तो आप बली से डीपर प्लेसमेंट भी करोगे तब भी इसका जो प्लूमल वाला पोर्शन है वो जब तक कि बड़ा नहीं होगा तब तक इसको पोषण करता रहेगा, तब तक इसको क्या करता रहेगा, एनर्जी देता रहेगा। मान लीजिए इसी सीड को अगर हम छोटा सीड कहें तो इसका प्लूमल केवल यहां तक बढ़ पाता, उसके बाद फूड स्टोरेज खत्म हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सीड की साइज अगर छोटी होती है तो उसको हम सेलो डेप्थ पर सोइंग करते हैं, और किसी सीड की साइज अगर बड़ी होती है तो उसको हम डीपर प्लेसमेंट भी उसका कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का जो है हम डीपर प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, एक रीजन ये है, एक रीजन जो है हम जर्मिनेशन के बेसिस पे भी बात करेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपिजियल जर्मिनेशन के अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सीड था, उस सीड को जो है हम पहले तो जो है
एक ऑप्टिमम सोविंग जो उसका रिकमेंडेड था उस पर सोविंग कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए इसका डीपर प्लेसमेंट हमने कर दिया तो ये सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, अपने आप को जो है आगे नहीं बढ़ा पाएगा। रीजन क्या होगा कि पहला चीज तो फूड स्टोरेज बाद में आ गया, लेकिन हम जानते हैं किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए सबसे ज्यादा जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो कौन सी लाइट में होता है? रेड लाइट में। कौन सी लाइट में होता है? रेड लाइट में। जब आप डीपर प्लेसमेंट कर दोगे तो कहीं ना कहीं जो रेड लाइट है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी और उसके अंदर जो फाइटोक्रोम्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, वो ज्यादा फिजियोलॉजी की बात हो जाएगी। आप तो केवल ये याद रखना, डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड करने की वजह से कहीं ना कहीं जो सीड का जर्मिनेशन है वो प्रभावित होता है और उस प्रकार की डोरमेंसी को क्या बोलते हैं? एनफोर्स डोरमेंसी कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब हमारा रावे हुआ था तो रावे जो है बाड़मेर के अंदर हुआ था और बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है गुड़ामलानी। क्या है? गुड़ामलानी, जहां पर अभी राजस्थान का फर्स्ट जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पल्मेट जो है वो स्थापित होगा, ऐसा घोषणा हुई है। बाड़मेर के जो गुड़ामलानी वाला एरिया है यहाँ पर मेनली जो अगर हम बात करें रबी सीजन के अंदर तो कौन सी क्रॉप की जाती है? यहाँ पर किया जाता है क्यूमीन। क्या किया जाता है? क्यूमीन, जिसको हम बोलते हैं जीरा, ठीक है, क्यूमिनम सेटाइवम आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जीरे के अंदर जनरली आपने देखा होगा तो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। वहां के फार्मर जो है वो सीड ड्रिल का यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर हम एक फील्ड है, जैसे ये एक ए फील्ड है और एक बी फील्ड है, ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर हमने क्यूमीन के जो है क्या किया है? ब्रॉडकास्टिंग किया है। क्या किया है? ब्रॉडकास्टिंग। तो आर इंटू पी जो है यहाँ पर मेंटेन नहीं रह पाएगा। हो सकता है कहीं जगह जहां ज्यादा सीड डल जाएंगे वहां पर सीड जनरेशन ज्यादा होगा और पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, पहला केस। लेकिन अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सीड ड्रिल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा सीड ड्रिल में आर इंटू आर और पी इंटू पी जो है मेंटेन रहता है। ये चीज क्लियर है। अब ब्रॉडकास्टिंग करने से क्या नुकसान है कि जब आर इंटू पी मेंटेन नहीं रहा तो हम यहाँ पर इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। क्लियर है भाई? मान लीजिए वीडिंग भी करेंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी, पहली चीज। यहाँ पर इरिगेशन देने में भी दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, कहीं जगह ज्यादा वाटर रहेगा, कहीं जगह कम रहेगा। तो ब्रॉडकास्टिंग के तो क्या है? नुकसान ज्यादा है। तो वहां के लोगों ने सोचा, वो पहले जो है वो किस मेथड से करते थे? ब्रॉडकास्टिंग। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में एक ट्रायल लगाया गया जिसके अंदर क्यूमिन को जो है पहली बार 2016 के अंदर जो है सीड ड्रिल से सोविंग किया गया। अब वहां पर जो है साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा कि यदि अगर मान लीजिए सैंडी सोइल है, सैंडी सोइल में अगर हम सीड ड्रिल का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है इजीली जो है पेनिट्रेशन हो जाता है, ड्रिल जो है वो इजीली पेनिट्रेट करेगी और सीड जो है अगर डीपर प्लेसमेंट हो गया तो जर्मेशन नहीं होगा, पहली चीज क्लियर है। तो वहां पर जो सोविंग किया गया जोधपुर में वो तो एक सेलो डेप्थ पर किया गया, उन लोगों ने ध्यान रखा कि नहीं यार हमें सेलो डेप्थ पर करना है। अब जब वो फार्मर आए तो उन्होंने देखा यार वाकई में सीड ड्रिल से सोविंग अगर करेंगे तो कई सारे फायदे हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अच्छा रहेगा, इंटर प्लांट जो कंपटीशन है वो भी कम रहेगा। भाई मान लीजिए एक जगह अगर हम सारे प्लांट्स को लगा देंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस रखेंगे तो लाइट भी अच्छी मिलेगी, न्यूट्रिएंट भी अच्छे से अपटेक करेगा, मॉइस्चर भी अच्छे से अपटेक करेगा, यानी यहाँ कंपटीशन क्या रहेगा? जीरो। मान लीजिए कोई टिलेज ऑपरेशन या कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है वो भी आप इजीली कर सकते हो। इंडिविजुअल प्लांट की ईल्ड भी ज्यादा आएगी, जब इंडिविजुअल प्लांट की ईल्ड ज्यादा है तो फाइनल पूरे फील्ड की भी ईल्ड क्या आएगी? ज्यादा आएगी। क्लियर है? और बाड़मेर जैसे इलाकों में वाटर की कमी है तो हम ड्रिप इरिगेशन जो है वो इजीली यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ड्रिप इरिगेशन करेंगे थोड़ा दिक्कत आएगा। तो किसानों ने सोचा कि नहीं, हम भी जब रबी सीजन आएगा तब हम भी क्या करेंगे? सीड ड्रिल से सोविंग करेंगे। वहां के किसानों ने, बाड़मेर के गुड़ामलानी के किसानों ने जो है वो सीड ड्रिल से सोविंग किया। अब सीड ड्रिल से सोविंग यानी ज्ञान का थोड़ा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक अधूरा ज्ञान जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ज्ञान लेना चाहिए, या तो पूरा लो या कम लेना चाहिए। तो किसानों ने जो है वहां पर सोविंग किया, सीड ड्रिल से किया, और सीड ड्रिल से जब सोविंग किया तो डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड हो गया। ठीक है, डीपर प्लेसमेंट होने के बाद वो सीड जनरेट नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या है कि सर हमने तो आपकी इस चीज को फॉलो किया था लेकिन यहाँ पर तो सीड जनरेट नहीं हुआ है। लगभग बहुत सारा जो फसल था, वो रकबा था, वो जीरे और समय खराब हो गया। वापस उन्होंने जो है ब्रॉडकास्टिंग करके जो है वापस रिसोविंग किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डीपर प्लेसमेंट करने की वजह से भी हमारा कहीं ना कहीं सीड जो है वो जनरेट नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा खरीफ सीजन के अंदर सोयाबीन की जहां पर सोविंग की जाती है, जनरली अगर सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर चलाने वाला थोड़ा अनाड़ी होता है तो क्या करता है कि बड़ी डेप्थ पर जो है वो चला देता है, तो उस वजह से भी सोयाबीन 2 से 3 सेंटीमीटर उनके लिए होती है। जब डीपर प्लेसमेंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो सीड जनरेट नहीं हो पाता है। फिर फार्मर वापस क्या करता है? अच्छे ट्रैक्टर चालक को लाता है और वापस रिसोविंग कराता है। ठीक है, तो एनफोर्स डोरमेंसी जो है वो किसकी वजह से होता है?
फॉल्टी टिलेज ऑपरेशन या डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड की वजह से हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में से जो है कौन सा ऐसा डोरमेंसी का प्रकार है जिसको हम अगर सही तरीके से टिलेज ऑपरेशन करें तो उसको हम सुधार सकते हैं या उसको होने से बचा सकते हैं, तो कौन सा है आपका एनफोर्स डोरमेंसी। ये क्वेश्चन जो है पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा गया था कि टिलेज ऑपरेशन सही करने से किस प्रकार की डोरमेंसी से हम बच सकते हैं, तो याद रखना है कौन सा है एनफोर्स डोरमेंसी। यहां तक क्लियर हुआ, इननेट डोरमेंसी, इंड्यूस डोरमेंसी और आपका एनफोर्स डोरमेंसी। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है 1959 में जिसका नाम है थर्स्टोन। क्या है? थर्स्टोन। और थर्स्टोन आते हैं कब? 1959 में। थर्स्टोन एक डिस्कवरी करता है और कहते हैं कि जो वाइल्ड ओट होती है, क्या होता है? वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट का नाम अगर हम बात करें तो क्या है? एवेना फटवा। क्या है? एवेना फटवा। एवेना फटवा जो है वो तीनों प्रकार की डोरमेंसी शो करता है। शो आपके इननेट भी होगा, इंड्यूस भी होगा और एनफोर्स्ड डोरमेंसी भी होगी। तीनों प्रकार के डोरमेंसी शो करने वाला एकमात्र जो वीड प्लांट है वो कौन है? आपका वाइल्ड ओट है। कौन सा है? वाइल्ड ओट। किसने बताया था? थर्स्टोन ने 1959 के अंदर। अब हमें इस डोरमेंसी से बचना है तो हम डोरमेंसी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं या कैसे इसको रिक्लेम कर सकते हैं, तो अगला पॉइंट आता है ब्रेकिंग द डोरमेंसी। क्या है? ब्रेकिंग द डोरमेंसी। डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जनरली हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो दो तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा स्केरिफिकेशन, स्केरिफिकेशन, और एक होता है स्टेटिफिकेशन। क्या होता है? स्टेटिफिकेशन। बच्चों स्केरिफिकेशन आपने सलाइन सोइल को रिक्लेम करने के लिए सुना होगा कि स्केरिफिकेशन के अंदर खुरच कर जो है साल्ट को रिमूव किया जाता है, या तो वो तरीका है या फिर लीचिंग के द्वारा जो है हम सलाइन सोइल को रिक्लेम कर सकते हैं। स्केरिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है खुरचना। क्या होता है? खुरचना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सीड जिनके ऊपर क्या होगा? हार्ड सीड कोट होता है। क्या होता है? हार्ड सीड कोट। आपने देखा होगा दीपावली के समय या फिर जब नया मकान बनाया जाता है तो कलर किया जाता है, ठीक। कलर करने के बाद जो पेंटर होता है, मान लीजिए कहीं जंगले पर ज्यादा कलर लग जाता है या फर्श पर ज्यादा कलर लग जाता है, तो एक खुरदरा टाइप में जो है इस तरीके से पेपर होता है जिसको हम सैंड पेपर बोलते हैं, वो लाते हैं और उससे खुरसते हैं, मतलब उससे वो रिमूव किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सैंड पेपर। क्या बोला जाता है? सैंड पेपर। तो स्केरिफिकेशन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। स्केरिफिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है। एक हो जाएगा मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। कौन सा है? मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। और एक हो जाएगा आपका केमिकल स्केरिफिकेशन। एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि जब भी हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के अंदर दो प्रकार के रेशो पाया जाता है, एक फज होता है और एक लिंट होता है, ठीक है। लिंट जो है वो क्या होता है? बड़ा रेशा होता है, फज जो है वो छोटा रेशा होता है। जब लिंट या फज जो है, मतलब मेनली जो है फज, अगर सीड के साथ अटैच होता है तो कहीं ना कहीं इसके जर्मिनेशन को कौन प्रभावित करता है? ये फज जो है। सीड के साथ अगर फाइबर अटैच होता है तो उसके जर्मिनेशन को प्रभावित करता है। ये चीज क्लियर है? यानी वो डोरमेंसी कॉज करने का काम करता है, जर्मिनेशन को प्रभावित करता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम H2SO4 केमिकल का यूज करते हैं। 1:10 रेशो आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए 10 kg सीड है तो 1 kg हम क्या यूज करते हैं? H2SO4 का यूज करते हैं। ये चीज आपको क्लियर है? यहां पर H2SO4 क्या है? केमिकल है। ये केमिकल एक्शन करके इस फज को यानी इस फाइबर को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो ये भी एक किसका प्रकार हुआ? स्केरिफिकेशन का। किसका एक टाइप हुआ? स्केरी। लेकिन किस में आएगा? आपके केमिकल। अगर मैं सैंड पेपर की बात करूं तो सैंड पेपर किसका एक टाइप है? मैकेनिकल। तो सैंड पेपर, सैंड पेपर किसका है? मैकेनिकल स्केरिफिकेशन का है। जबकि केमिकल स्केरिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? H2SO4। कौन सा आ जाएगा? H2SO4। क्लियर है? स्टेटिफिकेशन यानी टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके यदि हम डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिफिकेशन। तो यहां पर एक वर्ड हम लिख सकते हैं टेम्परेचर ट्रीटमेंट। टेम्परेचर ट्रीटमेंट। टेम्परेचर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके से जो है यहां पर हम टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, या तो चिलिंग या इसको हम बोल सकते हैं प्री चिलिंग, प्री चिलिंग टेम्परेचर या लो टेम्परेचर इफेक्ट, और एक हो जाएगा प्री ड्राइंग, ठीक है। प्री चिलिंग के अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब कितने समय के लिए रखा जाता है ये चीज भी आपको याद रखना है। फॉर 3 to 7 डेज, फॉर 3 to 10 डेज, 3 to 10 डेज, ठीक। और प्री डाइंग टेम्परेचर के अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितने दिनों के लिए? 10 में से 3 गए तो 7। कितने दिनों के लिए? 7 डेज के लिए। ये चीज क्लियर है? इसके अलावा भी आपने सुना होगा जैसे पोटैटो है, इनके अंदर हम थायो यूरिया का यूज करते हैं, ठीक है।
थायोयूरिया, थायोयूरिया के साथ जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी आपके क्या है, डोरमेंसी ब्रेकर हार्मोन्स हैं, ठीक है। हार्मोन्स थायोयूरिया या केमिकल हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा जो हम जिब्रेलिक एसिड GA3 भी यूज करते हैं। कहीं ना कहीं आपने काइनेटिन का भी नाम सुना होगा, काइनेटिन, ठीक है, यानी साइटोकाइनिन जो है काइनेटिन का एक पार्ट है। तो ये भी जो है आपके क्या है, डोरमेंसी ब्रेकर है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, थायोयूरिया हो गया, GA3 हो गया और काइनेटिन हो गया। जिब्रेलिक एसिड 3, इसके भी कई सारे होते हैं, GA3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो क्या है आपका GA3 है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको डोरमेंसी के अंदर याद रखना है। तो एक बार आप लिखिएगा इसको, डोरमेंसी थोड़ा फास्ट लिखना। इफेक्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन ड्यू टू द रेनफॉल आफ्टर सोविंग। रेनफॉल आफ्टर सोविंग, रेनफॉल अगर ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है, यानी फ्लडिंग कंडीशन डेवलप हुआ है। डोरमेंसी स्टेट और कंडीशन ऑफ अ वाइबल सीड टू फेल जर्मिनेट इवन प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन। थोड़ा जल्दी लिखना। अगर आपको ये नाम याद हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो इनको याद मत करना, लेकिन अगर डब्ल्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीजें याद होना चाहिए ना। लास्ट वाला भी देखते हैं ना। सर स्टाइगा में सीड प्रोडक्शन 0.5 करोड़, 0.5 करोड़ नहीं होता है भाई, 5 लाख होता है। स्टाइगा में जो कैपेसिटी है, स्टाइगा की कैपेसिटी जो है पर प्लांट की सीड प्रोडक्शन करने की, वो 5 लाख सीड है, 5 लाख सीड। इसका जो डायमीटर होता है केवल 0.2 mm का होता है, 0.2 mm, ठीक है। लिखा ये फर्स्ट लिख लिया, फर्स्ट स्लाइड हमने, विष्णु लिख लिया। इंड्यूस्ड डोरमेंसी, enforced dormancy due to the faulty tillage operation or deeper placement of seed, lettuce, gentium species और rumex species। आपने, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सीड है जो वाइबल भी है, ठीक है, एक सीड है वाइबल भी है, कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? A viable seed fail to germinate, a viable seed fail to germinate even providing unfavorable condition या in unfavorable condition। unfavorable condition में एक viable seed जर्मिनेशन से फेल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी तो हम तब यूज कर रहे हैं जब कंडीशन क्या है, फेवरेबल है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में एक वाइबल सीड जाहिर सी बात है जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक टर्म जो है पूछी जाती है, इसको कहा जाता है क्विंसेंस। अभी लिखते हैं इसको भी। enforced dormancy due to the faulty tillage operation or deeper placement of seed, lettuce, gentium, rumex। rumex हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था पहले वाली क्लासेस के अंदर, जब हम इसके बात कर रहे थे हेल्थ इफेक्ट के अंदर। सॉरी, रूमेक्स जो है क्या करता है एनिमल्स के अंदर?
या रूमेक्स सीड का यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है, किस में रिच होता है, आयरन रिच होता है ये, ठीक है, जो क्या करता है एनीमिया के, यानी कहीं ना कहीं जो है आयरन के लेवल को एनहांस करता है, यानी एनीमिया के डिजीज से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रूमेक्स सीड का यूज करते हैं, ठीक है। जेनथियम स्पीसीज को हम पेपर बीट भी बोलते हैं, छोड़ो इनको याद नहीं करना है ज्यादा। लिख लिया क्या यहाँ तक, जल्दी लिखा करो यार, दिया राम मीना, लिख लिया आप लोगों ने ये, हाँ लिखो लिखो। सीयूटी के फॉर्म की आज लास्ट डेट है ना, सब लोगों ने भर दिया फॉर्म, नहीं भरा, भर दो फॉर्म तो लगाओ। चलो अच्छा आपकी, चलिए। थर्स्टन इन 1959, अलीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी नहीं आई क्या इस बार सीयूटी, इस बार हटा दिया होगा उसको, ठीक है, वहां पर जो है पिछली बार थी, इस बार विश्व भारती भी नहीं है ना, इस बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा है सीयूटी में, है ना, सब वही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। थर्स्टन इन 1959 वाइल्ड एवेना फटवा, इननेट इंड्यूस और एनफोर्स डोरमेंसी, ब्रेकिंग द डोरमेंसी, स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस for 3 to 10 days और 40 डिग्री सेल्सियस 7 days। सैंड पेपर, मैकेनिकल स्केरिफिकेशन, सैंड पेपर, केमिकल स्केरिफिकेशन, H2SO4। क्या, हाँ वो आगे भी आप इसमें केमिकल में लिख लेना, पोटेशियम नाइट्रेट, थायो यूरिया। पोटेटो के लिए किसका यूज करते हैं हम, पोटेटो के लिए थायो यूरिया का ना, आपको उसी टेक्नोलॉजी में और अच्छे से बताया होगा सर ने। Thurstone in 1959 wild oat, Avena fatwa show the all three types of dormancy, innate, induce और enforce। सेकेंडरी डोरमेंसी किसको बोलते हैं, इंड्यूस को, प्राइमरी डोरमेंसी नेचुरल डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी इंड्यूस को ना। चलो एनफोर्स, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, चलो लिख लिया, लिखो लिखो। प्री चिलिंग टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 10 डेज, प्री ड्राइंग टेम्परेचर में 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 डेज, ठीक है। 10 में से 3 गए तो 7, मतलब जब भी आपको याद रखें, है ना, 7 ही आते हैं। चलो एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है जिन्होंने लिख लिया है, कॉटन के अंदर जो फाइबर होता है वो कौन सा फाइबर होता है, दो ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, स्टेम फाइबर, फ्लोएम फाइबर या सरफेस फाइबर। वेरी गुड, कौन सा है, पक्का बताओ बताओ, वो झूठ का होता है, इसका क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हाँ तीनों ऑप्शन है। चलो इसका जो है वो सरफेस फाइबर होता है, कौन सा होता है, सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर का मतलब क्या होता है कि फ्रूट के चारों ओर जो है जो फाइबर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सरफेस फाइबर। तो कॉटन के अंदर जो फाइबर होता है, पूछा जा सकता है आपसे किस प्रकार का फाइबर पाया जाता है, तो सरफेस फाइबर होता है। आपका जूट हो गया, मेस्टा हो गया, उनके अंदर कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर पाया जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से, लिख लिया, नहीं लिखा अभी तक, क्या, बोलो बोलो बोलो, अच्छा अच्छा ऐसा, चलो ठीक है, आराम से बता देना है ना, लिख लो तो। क्या होता है ना कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग जो है स्पीड बड़ी खतरनाक है, हैं? चलो मैं लिख लो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 10 डेज। क्या
स्टेम को ही हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। फ्लोएम और स्टेम बोथ आर इक्वल। हाँ सेम है। फ्लोएम मतलब क्या होता है, आपका जो स्टेम वाला पार्ट जो होता है उसको हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। बास्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर, स्टेम फाइबर तीनों एक चीज है, बास्ट, फ्लोएम और स्टेम। सरफेस फाइबर जो है कॉटन का होता है। चलो, कलर्ड कॉटन का फादर कौन है? फादर ऑफ कलर्ड कॉटन, फादर ऑफ कलर्ड कॉटन। कॉटन देखा होगा वैसे तो सफेद कलर का होता है, लेकिन अलग अलग कलर का जो कॉटन आता है, ठीक है, इसका फादर कौन है? कलर्ड कॉटन। फादर ऑफ कलर्ड कॉटन लिख लेना कहीं, वीएम खादी। क्या कौन है? वीएम खादी। वीएम खादी फादर ऑफ कलर्ड कॉटन जो है वीएम खादी है। ये स्लाइड थर्स्टोन जो है 1959 में एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि जो वाइल्ड ओट होता है, एवेना फट होता है, वो तीनों प्रकार के डोरमेंसी को शो करता है। डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम दो प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं, कि स्कैरिफिकेशन होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है खुरचना। वैसे तो हम दो तरीके से जो है हार्ट सीट को रिमूव कर सकते हैं। पहला तरीका है मैकेनिकल तरीके से। मैकेनिकल में हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। केमिकल के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, कॉटन के अंदर जो है, कॉटन के लिए जो है, कॉटन के केस में सीड और या केमिकल और सीड हम बात कर लेते हैं, केमिकल एंड सीड, तो 1:10। केमिकल यहां पर कौन सा होता है? H2SO4, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कभी कभी रेशो पूछा जाता है इसका। कॉटन के अंदर केमिकल और सीड का जो रेशो रखा जाता है वो कितना है? 1:10। 1 क्या है आपका केमिकल है, 10 आपका क्या है? सीड है, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेटिफिकेशन यानी टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। दो है, प्री चिलिंग और प्री ड्राइंग। प्री चिलिंग के अंदर जो है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सीड को कितने दिन के लिए रखा जाता है? 3 to 10 डेज के लिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर रखा जाए 7 डेज के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्री ड्राइंग ट्रीटमेंट। क्लियर है? और ये दोनों किसका पार्ट है? आपके स्ट्रेटिफिकेशन, यानी टेम्परेचर ट्रीटमेंट किस में आएगा? स्ट्रेटिफिकेशन में। लिखा यहां तक? चलो ये भी लिख लीजिए, थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, Ga3 और काइनेटिन। और एक टर्म आप लिख लेना, क्विनेसेंस। क्विनेसेंस यानी a viable seed failed to germinate under unfavorable condition. अनफेवरेबल कंडीशन। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फेवरेबल कंडीशन दिया हुआ है या अनफेवरेबल कंडीशन दिया हुआ है? अनफेवरेबल कंडीशन है तो टर्म क्या कहलाता है? क्विनेसेंस। क्या कहलाता है? क्विनेसेंस। डोरमेंसी कब बोलेंगे? जब यहां पर क्या होगा? फेवरेबल होगा। सीड भी आपका कौन सा है? यहां पर वाइबल है। खेल यही है कि अनफेवरेबल है यानी क्विनेसेंस कहलाता है, और यदि फेवरेबल कंडीशन है तो आपकी डोरमेंसी कहलाता है। कंफ्यूजन करने के लिए आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो अधिकतर बच्चे जो इस टर्म को नहीं पढ़े होंगे वो डोरमेंसी को क्लिक करेंगे, ठीक है। काइनेटिन, Ga3, पोटेशियम नाइट्रेट और थायोयूरिया, ये किस में लिखना है? ये थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, Ga3, काइनेटिन, ये केमिकल्स ही है, ठीक है। केमिकल्स विच इज यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग द डोरमेंसी। एक स्टार डाल के आप लिख लेना। चलो उसको हम जब पढ़ेंगे सॉइल सोलराइजेशन उसके अंदर पढ़ेंगे। क्विनेसेंस, अ वाइबल सीड फेल टू जर्मिनेट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विनेसेंस। याद रखना है, फेवरेबल दिया हुआ है मींस डोरमेंसी है, अनफेवरेबल दिया हुआ है तो क्विनेसेंस है। लिखा यहां तक? लिखो लिखो जल्दी लिखो। आज कम पढ़ा है अपन ने ना। चार 4 पेज लिखते हैं पक्का? कम लिखते हैं मतलब? दिखाओ तुम्हारे कॉपी दिखाओ, लिखो लिखो आप लोग। राइटिंग तो तुम्हारी अच्छी है ना। लिख लिया? चलो इसके बाद में 2 वर्ड आते हैं, उन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लॉन्गेविटी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड।
longevity and viability of सीड। लॉन्गेविटी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सीड के अंदर जो है डोरमेंसी कितने सालों तक वो जो है डोरमेंट रह सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेविटी। और लॉन्गेविटी के साथ साथ वो क्या है, वायबिलिटी, यानी एक पर्टिकुलर सीड की ऐसी एबिलिटी, ऐसी सामर्थ्यता कि वो कितने समय तक जो है वो डोरमेंट रह सकता है और उसके बाद भी जो है वो जनरेट होने की कैपेसिटी रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेविटी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो है ARO 2016 के अंदर पूछा गया था, एग्रोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर रिसोर्स ऑफिसर 2016 के अंदर, कि एक लेक है जिसका नाम है मंचूरियन लेक। क्या है, मंचूरियन लेक। आप मंचूरियन का अलग अर्थ मत लेना, मंचूरियन लेक है यूएसए के अंदर, जहां पर लोटस सीड जो है, कौन सा सीड, लोटस सीड। लोटस यानी, लोटस को क्या बोलते हैं हिंदी, कमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। इन लोटस सीड की जो वाइबिलिटी है, यानी लॉन्गेविटी एंड वाइबिलिटी जो है वो 1000 ईयर की, कितनी है, 1000 ईयर्स की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंचूरियन लेक के अंदर जो है लोटस सीड जो डिस्कवरी किया गया, इनकी लॉन्गेविटी कितने साल तक हो सकती है, तो कितने साल की है, 1000 ईयर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर, जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हुआ था एग्रोनॉमी का, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है चिनोपोडियम एल्बम का, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम जो है इसकी लॉन्गेविटी होती है 30 ईयर्स की। कितनी ईयर्स की, 30। कैसे याद रखना है, C3 करके, ठीक है, 30 ईयर। उसके बाद एक आता है आपका वाइल्ड मस्टर्ड। वाइल्ड मस्टर्ड की जो होती है वो है आपके 20 ईयर्स। कितना है, 20 ईयर्स, ठीक। इसके बाद एक प्रोवर्ब आपको याद रखना है, स्टार डाल के, सीड बैंक, वीड सीड बैंक, वीड सीड बैंक, या नोन एज अ सीड पुल, वीड सीड पुल, ठीक है। ऑप्टिमम डेप्थ की बात करें तो ऑप्टिमम डेप्थ अप टू 1.25 सेंटीमीटर। इज ए बरेल एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने कहा 1 ईयर वीडिंग, सॉरी 1 ईयर सीडिंग, 7 ईयर वीडिंग। एक बार देखना, लॉन्गेविटी एंड वायबिलिटी का मतलब आप समझ गए। कोई पर्टिकुलर वीड सीड है वो कितने साल तक जो है कैपेसिटी रखता है कि वो डोरमेंट रह सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेविटी एंड वायबिलिटी कहा जाता है। लॉन्गेविटी यानी कितने समय तक, वायबिलिटी यानी वायबल रहने की कैपेसिटी रखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गेविटी एंड वायबिलिटी कहा जाता है। लोटस का केस आपसे पूछा जा सकता है कितनी ईयर्स तक, 1000 साल तक। चिनोपोडियम एल्बम यानी C3 यानी 30 ईयर्स तक। वाइल्ड मस्टर्ड यानी 20 ईयर्स तक। तीन चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद है वीड सीड बैंक, नोन एज अ वीड सीड पुल। जनरली क्या होता है कि यदि हम सोइल सरफेस की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो वीड के सीड प्रेजेंट होते हैं वो कितने सेंटीमीटर सोइल पर प्रेजेंट होते हैं, 1.25 सेंटीमीटर सोइल पर सबसे ज्यादा आपको वीड के सीड प्रेजेंट मिलेंगे। जब अपर सरफेस में होंगे तो जाहिर सी बात है ये जल्दी जर्मिनेट होकर अपनी ग्रोथ को जो है वो फास्ट करेंगे। अगर डीपर होंगे तो जाहिर सी बात है इनका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो होगा। तो इस वजह से जो मैक्सिमम वीड सीड पाए जाते हैं वो कितनी डेप्थ पर पाए जाते हैं, अप टू 1.25 सेंटीमीटर सोइल की डेप्थ पर। आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वीड सीड बैंक के लिए ऑप्टिमम डेप्थ कितनी है, अप टू 1.25 सेंटीमीटर। इसे किस नाम से जाना जाता है, वीड सीड पूल के नाम से जाना, क्या कहा जाता है, वीड सीड पूल। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था इजे बरेल, और इजे बरेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि यदि एक पर्टिकुलर वीड का प्लांट जो है, इंडिविजुअल प्लांट जो है, अगर उसके अंदर सीडिंग हो जाता है, एक बार यदि सीड बन गया तो 7 साल तक, कितने ईयर तक, 7 ईयर तक क्या रहेगा, आप वीडिंग करते रहो तब भी वो खत्म नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो 1 ईयर सीडिंग इज 7 ईयर वीडिंग। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1 ईयर सीडिंग 4 ईयर वीडिंग, 1 ईयर सीडिंग 5 ईयर वीडिंग, 1 ईयर सीडिंग 6 ईयर जो भी है वीडिंग, या 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग।
तो याद रखना है क्या है, 1 ईयर अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वीट प्लांट के अंदर सीड बन गया तो 7 ईयर तक हमें क्या करना पड़ेगा, वीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लिख लीजिए। इजेबेरेल एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, ये बुक जो है किसने लिखा था, जवाहरलाल ने। किसने लिखा था, एवरीथिंग एल्स, क्या बोल रहे हो, कैन वेट बट नॉट एग्री, सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन एग्रीकल्चर इंतजार नहीं करता। ये बुक जो है किसने लिखा है, या प्रोवर्ब जो है वो किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जेट के अंदर पूछा जाता है ना, जेट या सुपरवाइजर में पूछा गया था शायद 2018 या 19 वाले पेपर में, कि ऐसा किसने कहा सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। तो किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, वीट सीड बैंक लिखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च एमपी में कहाँ है, आपको ये पता नहीं है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ है, इंदौर। अरे यार कम से कम ये क्वेश्चन तो आप, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ आपसे वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप बड़ी तेज आवाज में बोलोगे ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जो चीज आपको पता रहे उस पर तो आप कंफर्मेशन दिया करो। कहाँ है, इंदौर में है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 2 वर्ड में लिख रहा हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च या डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च, दोनों में से कौन सा इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च है या डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च है, वेरी गुड, दोनों ही वहीं पे है ना, पक्का। ये नाम चेंज होते रहते हैं ना, पहले 2014 से पहले जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च था। क्या था, डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च था, लेकिन अभी किस नाम से जाना जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो एक बार अपन इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेंगे लास्ट में। यहां तक लिखा आप लोगों ने, चलो 1-2 पॉइंट्स और देख लेते हैं। क्रॉप वीट कंपटीशन, क्रॉप वीट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से इंडिकेट है, किस किस के बीच में कंपटीशन होगा, क्रॉप और वीट के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन सेवरल फैक्टर्स के लिए हो सकते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स चाहे वाटर हो, न्यूट्रिएंट हो, स्पेस हो, लाइट हो, मॉइस्चर हो। ठीक है, तो जनरली क्या याद रखना है कि अगर ड्राईलैंड कंडीशन होती है, क्या होती है, ड्राईलैंड कंडीशन है, तो ड्राईलैंड कंडीशन में कंपटीशन किसके लिए होगा, कंपटीशन किसके लिए होगा, वाटर के लिए। और इरिगेटेड कंडीशन के अंदर, इरिगेटेड कंडीशन में जो है किसके लिए होगा, न्यूट्रिएंट के लिए। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद मोर कॉम्पिटेटिव क्रॉप, मोर कॉम्पिटेटिव क्रॉप का सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर याद रखना है ब्रो, बार्ले, राई, वीट एंड ओट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटेटिव नेचर की क्रॉप है वो कौन सी है, बार्ले। फिर उसके बाद क्या है, राई, राई के बाद वीट, वीट के बाद ओट। कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या है, जो वीट के साथ ज्यादा कंपटीशन करेगी, यानी वीट की ग्रोथ को कम कर देगी और अपनी बढ़वार को ज्यादा करेगी, तो कौन है आपका, बार्ले। फिर क्या है आपका, राई, फिर क्या है आपका, वीट, फिर क्या है आपका ओट। ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे। इसके बाद में मैंने आपको पहले भी लिखा दिया, एक और बार लिख लेते हैं, जैसे कि कंपटीशन 4, कंपटीशन 4 के अंदर जैसे कि फर्स्ट जो हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। और न्यूट्रिएंट के केस में मैंने आपको 3-4 एग्जांपल लिखाए थे, आपको पता भी होगा। चलिए बताइए कि नाइट्रोजन फीडर जो है, नाइट्रोजन लविंग या फिर नाइट्रोजन फीडर जो है वीट प्लांट कौन सा होता है, फॉस्फोरस,
लविंग कौन सा होता है, पोटेशियम वाला कौन सा होता है, और फोर्थ जो है जिंक फीडर जो है कौन सा होता है? बताइए, नाइट्रोजन लविंग कौन सा है या नाइट्रोजन फीडर कौन सा है? कौन सा है? एमरंथस स्पीसीज। कौन सा है? एमरंथस स्पीसीज। पी जो है डीपी यानी कौन सा है? डिजिटेरिया स्पीसीज। कौन सा है? डिजिटेरिया स्पीसीज। डिजिटेरिया सेंगुलेंसी जिसको हम बोलते हैं। के यानी कौन सा हो जाएगा? पीके। कौन सा हो जाएगा? पीके यानी पोर्चुला का क्वाड्रिफोलिया एवेसिस की स्पीसीज, पोर्चुला का स्पीसीज। ठीक है। जिंक का कौन है? जिंक का कौन है? देखो, नाइट्रोजन का कौन हो गया? एमरंथस। फॉस्फोरस का क्या हो गया? डिजिटेरिया स्पीसीज। पोटेशियम का कौन है? पोर्चुला का स्पीसीज। जिंक का क्या नाम है? अरे कॉल नहीं हो रहा है, रुको। जिंक 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 जिंक, अरे यार, अरे सेटारिया ल्यूटेस्केंस। ओके, सेटारिया ल्यूटेस्केंस, सेटारिया लुटेस्केंस, सेटारिया लुटेस्केंस, जिसके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है? 585 ppm, 585 ppm। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपको होगा कि आपके जो कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको याद रहती है, लेकिन एक साथ जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले तो एकदम ब्लैंक हो जाता है ना, फिर बाद में पता लगता है नहीं नहीं ये वो है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद रख लीजिए। बाकी वाला पोर्शन जो है हम क्रॉप फीड कंपटीशन का कल देखेंगे। क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप फीड कंपटीशन क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं वापस। सेटारिया ल्यूटेस्केंस है ना, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 585 ppm जिंक को स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, नाइट्रोजन लविंग जो है एमरंथस है, फॉस्फोरस का डिजिटेरिया स्पीसीज है, पोटेशियम का पोर्चुला का स्पीसीज है, जिंक का जो है सेटारिया ल्यूटेस्केंस है। ठीक है, पोर्चुला का क्वाड्रिफोलिया मेनली इसके अंदर आता है, आप केवल पोर्चुला का लिख लीजिए, पोर्चुला का क्वाड्रिफोलिया। ठीक है, जिसको हम जंगली पालक भी बोलते हैं, पोर्चुला का क्वाड्रिफोलिया। डिजिटेरिया सेंगुलेंसी जिसको हम लार्ज क्रेप ग्रास बोलते हैं, एमरंथस स्पीसीज जिसको हम चौलाई कहा जाता है, जंगली चौलाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल वापस मिलते हैं।